गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पहली वीडियो में कुछ टॉपिक्स जो थे वो उसके पढ़ लिए थे। अब हम इस वीडियो में उससे आगे वाले टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आपका 9th और 10th दोनों ही ईयर में, 9th में भी और 10th में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है मैक्सिमम। तो इसलिए आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 9th की वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। और इसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक छोटे से पार्ट में है, तो इसलिए फर्स्ट वीडियो में शुरुआत में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरुआत की थी। एक मैंने इसमें पिक्चर थी जो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और ज़्यादा डिस्क्राइब में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, उससे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और एक हमने सबसे स्टार्टिंग की थी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप पे। उसके बाद हमने नेपोलियन कोड पढ़े थे, जो कि फ्रांस का जो लास्ट वो था डिक्टेटर था वो नेपोलियन था। उसने क्या क्या कोड दिए थे, क्या क्या उसकी पॉलिसी थी, वो सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि नेपोलियन के अगेंस्ट जो लोग थे उनके, नेपोलियन के अगेंस्ट जो जो बातें थी उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद यूरोपियन सोसाइटी हमने पढ़ा कि यूरोपियन सोसाइटी कितने पार्ट्स में बटी हुई थी, अपर क्लास और लोअर क्लास। इन दोनों सोसाइटी के अलावा जो एक तीसरी क्लास आई सामने वो थी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का राइज हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लाइबरल नेशनलिज्म पढ़ा। लाइबरल नेशनलिज्म में हमने सोशल लाइबरलिज्म पढ़ा, पॉलिटिकल लाइबरलिज्म पढ़ा और इकोनॉमिक लाइबरलिज्म पढ़ा। इसके बाद हमने जोल्वेरियन पढ़ा था, और इसके बाद हमने कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिज्म थे उनको पढ़ा था, और उन्होंने कंजर्वेटिज्म ने क्या चेंजेस लाए थे, वो क्या 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 चेंजेस उन्होंने किए थे यूरोप में। उन्होंने एक ट्रिटी साइन की थी। जो कंजर्वेटिज्म थे, 4 देश थे, स्पेशली 4 देश थे, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया। इन चारों ने मिलकर एक ट्रिटी साइन की थी जिसको ट्रिटी ऑफ वीना कहा गया था। इसमें जितने भी नेपोलियन के रूल्स थे उनको सबको ओवरथ्रोन कर दिया गया था, और बफर स्टेट जो है वो फ्रांस के आसपास जो है बफर स्टेट्स बना दिए गए थे। इसके बाद द रिवॉल्यूशनरीज हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा जुजेप्सी मैजिनी। ठीक है, गुजुप्पी मैजिनी हमने पढ़ा था। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं 1830 और 1848 के रिवॉल्यूशन से। तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 और 1848 था। 30 और 48 के बीच का जो टाइम था, बीच का जो रिवॉल्यूशन था, उससे हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। देखो, रिटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन फ्रांस इन 1830 अंडर लुइस 15 फॉलोइंग द जुलाई रिवॉल्यूशन। अब देखो, पहले क्या था, नेपोलियन के हारने के बाद, नेपोलियन जब वाटरलू में हार गया तो कौन आ गया, कंजर्वेटिज्म आ गए। कंजर्वेटिज्म जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा से मोनार्की गवर्नमेंट को लाना शुरू कर दिया। यूरोप में मोनार्की गवर्नमेंट अब आने लगी। उसके बाद आ गए थे लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो थे उन्होंने क्या, वो कौन थे, वो फ्री थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले लिबरलिज्म आए थे, और लिबरलिज्म के बाद में आए थे ये कंजर्वेटिज्म, जो अभी पीछे आपने पढ़ा। कंजर्वेटिज्म जो थे वो कौन थे, वो दोबारा से मोनार्की गवर्नमेंट को लाना चाह रहे थे। वो उनका मानना था कि मोनार्की गवर्नमेंट जो है उसको दोबारा से प्रिजर्व किया जाए। तो उनके तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन के दोबारा से, जब मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, दोबारा से मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में आने के बाद, जो लुइस फिलिप वहाँ के राजा बने 1830 में, और लुइस फिलिप के अंदर में बहुत सारे जुलाई में रिवॉल्यूशन हुए। देखो क्या क्या रिवॉल्यूशन है, एंड ऑफ कंजर्वेटिव डोमिनेंस एंड रिसर्च ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब यहाँ से जो है, यहाँ से लिबरल वो है, जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। कंजर्वेटिज्म की जगह फिर से कौन आ रहा है, लिबरलिज्म आ रहा है। सून फॉलोइंग द सेम रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल बेल्जियम फॉर
फॉर अ गेन्ड इंडिपेंडेंस फॉर द नीदरलैंड। और इसी रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल के तहत, लिबरलिज्म के तहत, जो बेल्जियम था उसने लड़ाई की किससे? नीदरलैंड से, और नीदरलैंड से वो फ्री हो गया, उसको इंडिपेंडेंस मिल गई नीदरलैंड से। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ग्रीस में हुआ था। देन अ पार्ट ऑफ टर्किश ओटोमन एम्पायर, जो कि एक टर्किश ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, और वो भी आप फ्री हो गया था। ग्रीक रिवॉल्यूशन बिगेन इन 1821 में ग्रीक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। सपोर्ट फॉर एक्साइल ग्रीक वेस्ट यूरोपियन नेशन एंड देयर ग्रुप, इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया था ग्रीस का। इन 1832 ग्रीस गेन इट इंडिपेंडेंस आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोला। इस ट्रीटी के तहत ग्रीक जो है वो 1832 में इंडिपेंडेंस उसको, ग्रीस को मिल गई थी। तो ये कुछ रिवॉल्यूशन हुए थे 1830 से 1848 के बीच में। अब आगे हम पढ़ते हैं रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। अब रोमांटिसिज्म मतलब कि वो कैसे चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो रोमांटिक चीज़ें थी जो कि नेशनलिज्म को बढ़ाती थी, जैसे एम्फेसिस ऑन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, कलेक्टिव हेरिटेज एंड इमोशनल अपील। बहुत सारी ऐसे कल्चर थे, नॉर्मली कल्चर, कॉमन कल्चर थे, कॉमन लैंग्वेज थी, कलेक्टिव हेरिटेज था। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म को बढ़ाती थी। कैसे? देखो, जैसे कल्चर है तो कल्चर जो है, कल्चर कैसे नेशनलिज्म को बढ़ाएगा? भाई हम कल्चरल, फोक डांस, फोक सॉन्ग, इन सब के ज़रिए जो है हम वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिज्म को बढ़ाते थे। क्रिटिसाइज द इम्पोर्टेंस गिवन टू रीजन एंड साइंसेस, जो साइंसेस के जो रीजन्स थे उनको, उनकी इम्पोर्टेंस को भी क्रिटिसाइज किया जाता था। मेजर मूवमेंट्स इन जर्मनी। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि जर्मनी के मेजर मूवमेंट्स क्या क्या थे। जॉन गॉटनबर्ग हर्डर गेव द आइडिया ऑफ डास वोल्क एंड वोकेस्ट। ये जो था जॉन गॉट्सफ्राइड, इसने ये आइडिया दिया था। जो द जर्मन ब्रदर्स थे कलेक्टिवली जर्मन फोक टेल्स, इन्होंने मतलब जर्मन फोक टेल्स जो है वो बहुत सारे उन्होंने प्रेजेंट किए थे। पोलिश मूवमेंट में कीप अलाइव पॉलिश नेशनलिस्टिक फीलिंग थ्रू एथनिक लैंग्वेज, म्यूजिक, पोएट्री एंड फोक डांसेस वाइल अंडर रशियन रूल के अंडर में बहुत सारे एथनिक लैंग्वेज में म्यूजिक, पोएट्री, फोक डांस, ये सब जो था ये सब रशियन रूल के अंडर में किया गया था। इससे जो है, इससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए, लाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया था। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आप एक पिक्चर देखोगे, इस पिक्चर में आपको काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। इंक्रीज इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग 1830s में जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो बढ़ गई थी, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। अर्बन कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड का मशीन मेड गुड जो था उसने क्या किया था, उसने बहुत टफ कंपटीशन जो है वो यूरोप में ले आया था। इसके अलावा फ्यूडल ड्यूज जो थे वो थे, राइजिंग फूड प्राइजेज और फेल्ड क्रॉप, फूड प्राइजेज जो थे वो बढ़ गए थे और क्रॉप्स जो है वो फेल हो गई थी। पॉपुलर रिवॉल्ट इन फ्रांस इन 1848 में फ्रांस में दोबारा से पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ, रिजल्टेड इन लुइस 15 फ्लीइंग फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो लुइस 15 था उसको हटा के वहाँ पे फ्रांस में जो है, फ्रांस में क्या हो गया, फ्रांस में रिपब्लिक जो है वो घोषित हो गया। विद वोटिंग फॉर ऑल मैन अबव 21 एंड नेशनल वर्कशॉप फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या किया गया कि हर 28 ईयर से ज़्यादा के आदमी को वोट देने का अधिकार था, और जो नेशनल वर्कशॉप थी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो एम्प्लॉयड किए गए थे। इन सिलिसिया इन 1854 सिलिसिया में वीवर्स लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु वाज चीटिंग देम। जो वीवर्स थे 1845 में सिलिसिया के जो वीवर्स थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है वो
रिवॉल्ट कर दिया था, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्टर जो था वो उनको चीट करता था, उनसे मनमाने पैसों में उनसे सामान, जो व्यूअर से सामान जो है वो ले लेता था। दे सराउंडेड हिज हाउस एंड डिमांडेड हायर वेजेस, गेटिंग ओनली थ्रेट्स फॉर हिम। दे अटैक्ड हिज हाउस, डिस्ट्रॉयड हिज गुड। उन लोगों ने क्या किया, जो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया और उनसे ज़्यादा वेजेस की मांग करने लगे, उस पर अटैक किया और उसके घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया, घर को तोड़ फोड़ दिया, सामान को भी तोड़ फोड़ दिया था। किसने? सिल्सिया के व्यूअर्स ने। इसकी आप नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर देख सकते हो, द रिवॉल्ट इन सिल्सिया 1845। 1845 में सिल्सिया में जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी पिक्चर देख सकते हो। अब आगे हम देखते हैं बच्चों लिबरल रिवॉल्यूशन इन जर्मनी। जर्मनी में एक लिबरल रिवॉल्यूशन क्या था? देखो, लिबरल मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, लिबरल का मतलब फ्री, ठीक है। जो लिबरल को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को कहते हैं लिबरलिज्म, या लिबरल की जो बातों को सपोर्ट करते हैं उनको कहते हैं लिबरलिज्म। तो लिबरल का मतलब होता है फ्री, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को चाहते थे। तो जर्मनी में क्या हुआ था? लिबरल रिवॉल्यूशन इंस्पायरिंग बाय द इवेंट ऑफ फरवरी 1848। 1848 के इवेंट से इंस्पायर होके फ्रांस में, जो फ्रांस में 1848 में इवेंट हुआ था, उससे इंस्पायर होके लिबरल रिवॉल्यूशनरी कंसिस्ट ऑफ मिडिल क्लास एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड मर्चेंट सेट अप अ जर्मन नेशनल असेंबली। जो जर्मन के लोग थे, मतलब फ्रांस के रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर के जो रिवॉल्यूशनरी थे, मिडिल क्लास के जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल थे, मर्चेंट थे, उन लोगों ने जर्मनी में एक नेशनल असेंबली बनाई। कहाँ से? फ्रांस से इंस्पायर होकर के। इन में 1848 अ ग्रुप ऑफ 831 इलेक्टेड रैप्स मीट टुगेदर एंड डिसाइडेड ऑन अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1848 में एक ग्रुप था जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने मीटिंग की, एक जगह मिले और डिसाइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाए, उसको बनाया जाए। किंग फेडरिक विलियम 14 ऑफ प्रूशिया रिजेक्टेड देयर ऑफर। जो प्रूशिया का राजा था किंग फेडरिक विलियम, उसने उनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। द लोअर पीजेंट क्लास टू प्रोटेस्ट एट द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो लोअर पीजेंट क्लास था, ये तो मिडिल क्लास ने किया था, जो लोअर पीजेंट क्लास था वो भी वो करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। दिस लेड टू अ वीकनिंग ऑफ द लिबरल मूवमेंट एंड द डिसबैंडिंग ऑफ द असेंबली। और इसने जो है, जो पीजेंट लोग थे, उन्होंने जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई हमें भी कुछ आज़ादी दी जाए, हमें भी कुछ वो दिए जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो इससे क्या हुआ था, जो लिबरल मूवमेंट था वो कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने के बाद में वो डिसबैंडिंग हो गया, जो उनकी असेंबली जो थी वो डिसबैंडिंग हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो इसको देखो, इसको और अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर में आप देख सकते हो। फ्रैंकफर्ट असेंबली 1848 की फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है वो आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं आगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? इन मई 1848 द लिबरल अटेम्प्ट टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट फ्रैंकफर्ट वाज सरप्रेस्ड बाय द मोनार्की मिलिट्री एंड जंकर्स। ठीक है, मोनार्की मिलिट्री और जंकर्स के सरप्रेस्ड में 1848 में जो लिबरल्स थे उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था उसको सेटअप किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। अब देखो बच्चों क्या हुआ था 1848 में, ठीक है, 1848 में क्या होता, जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो सेटअप हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप करना चाहते थे। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के राजा महाराजा थे, जो वहाँ के मोनार्की मिलिट्री थी, उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया था। तो विरोध करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर द फेलियर ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली, नेशनल जर्मन असेंबली जो थी वो फेल होने के बाद में प्रूशियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वन मिसवार्क टेक्स द लीड इन जर्मन यूनिफिकेशन। जो ऑटो वन मिसवार्क थे, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, कहाँ के? प्रूशिया के, उन्होंने अपने हाथ में जर्मन यूनिफिकेशन की बागडोर जो थी वो संभाल ली थी, वो जो थे वो उसके लीडर बन गए थे। ही प्लान द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी।
उन्होंने ऐसा प्लान किया कि जर्मनी की यूनिफिकेशन जो है उसको हम हेल्प ले सकते हैं प्रूशियन आर्मी से और ब्यूरोक्रेसी से हेल्प लेकर के उसको हम पा सकते हैं। ही कंडक्टेड 3 वॉर्स विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। ठीक है, उन्होंने 3 वॉर लड़े फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ 7 ईयर में 3 वॉर लड़े, दस इंश्योरिंग जर्मन यूनिफिकेशन। उसके बाद जो है जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। द प्रोसेस वॉज कम्प्लीटली विद द क्रोइंग ऑफ केसर विलियम फर्स्ट एज किंग ऑफ जर्मनी। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब उसके बाद जो किंग केसर विलियम था, विलियम फर्स्ट जो था, उसको जर्मनी का राजा बनाया गया। तो ये तो थी बच्चों कहानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। इसको आप अगली स्लाइड में पिक्चर में देख सकते हो। पिक्चर में आपको ऑटो वन बिस्मार्क की पिक्चर दिखाई दे रही है और यूनाइटेड जर्मनी 1871 में जो जर्मनी यूनाइट हुआ था उसकी पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखो, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली 1 सर्दीना पार्लियामेंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन डायनेस्टी। इटली जो था वो 7 स्टेट में बटा हुआ था। इटली का पार्ट पूरा जो है 7 देशों में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक पार्ट जो था सर्दीना पार्लियामेंट, उस पर शासन था किसका, इटालियन डायनेस्टी का, मतलब इटली सरकार का वहाँ पे शासक था। आइडिया ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय द जिप्सी मैज़नी थ्रू हिज सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। सबसे पहले जो ये आइडिया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, ये आइडिया सबसे पहले जिप्सी मैज़नी ने दिया था। उसने अपनी जो उसकी सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली, वहाँ पे उसमें उसने ये चीज़ बोली थी। आफ्टर हिज फेल्ड रिवॉल्यूशन इन 1831 and 1848, the lead was taken by the king of Sardinia, William Victor Emmanuel II। उसके रिवॉल्यूशन के फेल होने के बाद में 1831-48 का रिवॉल्यूशन फेल होने के बाद में ये जो चीज़ थी ये इसको लीड किया था किसने, किंग ऑफ सर्दीना, जो सर्दीना का राजा था विक्टर इनामल सेकंड। विक्टर इनामल सेकंड ने इस चीज़ को, अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लीड करना शुरू कर दिया था। चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्दीना, अब जैसे कि आपने देखा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन में किसका रोल था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, तो यहाँ का जो विक्टर इनामल था इसने सोचा कि मैं भी ये पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर को दे देता हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्दीना काउंट कैवियर लेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई द नॉर्दर्न टेरिटरी। अब जो यहाँ इसका जो चीफ मिनिस्टर था कौन था, काउंट कैवियर, उसको ये यूनिफिकेशन की बागडोर उसको दी गई इस प्रोसेस की। उसने एक डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक अलायंस के जरिए उसने विद फ्रांस के साथ उसने डिफीट किया किसको, ऑस्ट्रिया को, और वो नदर्न टेरिटरी को यूनिफाई कर लिया। जो जर्मनी की, उसकी इटली की नदर्न टेरिटरी थी उसको उसने आज़ाद कर लिया। किसने, उसके चीफ मिनिस्टर ने, विक्टर इनामल के चीफ मिनिस्टर ने। इन द सदर्न पार्ट, आप सदर्न पार्ट की बात आई, सदर्न पार्ट में जिप्सी गरीबल्दी लेड द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीजेंट सपोर्ट टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूल। सदर्न पार्ट में किसका रोल था, स्पेनिश का रोल था, स्पेनिश लोगों का रोल था। तो वहाँ पे जो वो था जिप्सी गरीबल्दी जो था उसने मूवमेंट किया किसके साथ, पीजेंट्स के सपोर्ट से उसने वहाँ पे मूवमेंट किया और उसने वहाँ पे स्पेनिश रूलर्स को हटा दिया था। तो एक तरफ तो सर्दीना पार्लियामेंट था ही इटालियन रूलर्स, उन्होंने नदर्न पार्ट में से किसको हटा दिया, नदर्न पार्ट में से जो नदर्न टेरिटरी थी वहाँ से उसने ऑस्ट्रिया को हटा दिया, और इधर सदर्न पार्ट में जो जिप्सी गरीबल्दी था उसने स्पेनिश रूल से वहाँ को फ्री कर दिया। दस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एज कम्प्लीटली विद द ग्रोइंग ऑफ विक्टर इनामल सेकंड एज किंग ऑफ इटली इन 1861। इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, और जो विक्टर इनामल सेकंड थे वो इटली के राजा बने 1861 में। तो ये तो थी बच्चों आपको ये थी आपकी इटली की स्टोरी। अब देखो नेक्स्ट उसमें स्लाइड में आप पिक्चर देख सकते हो, मैज़नी की, काउंट वेरियर की, विक्टर इनामल की और गरीबल्दी की। ये चार जो, इन चारों का इम्पोर्टेंट रोल था किसमें, इटली के यूनिफिकेशन में। तो इसलिए इन चारों की पिक्चर्स जो है ये आपकी बुक में भी है, तो आप इसमें से उनको देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, अनलाइक अदर यूरोपियन यूनिफिकेशन दिस वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, दूसरे यूरोपियन यूनिफिकेशन की
से अगर तुलना करें तो ये नेशनल रिवॉल्ट नहीं है। जो ब्रिटेन का जो रिवॉल्ट है वो नेशनल रिवॉल्ट उसको नहीं कह सकते। ब्रिटिश आयल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एथनिक रीजन। जो ब्रिटिश आयल था, ब्रिटिश जो रीजन था उसमें 4 एथनिक रीजन थे, ये 4 लोगों का उस पर कब्जा था। इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश और आयरिश। ठीक है। द डिसीजन फॉर यूनिफिकेशन वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो यूनिफिकेशन का जो डिसीजन था ये किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। इन 1707 थ्रू एन एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड टू कंट्रोल ऑफ स्कॉटलैंड कम्प्लीटली सबजुगेटेड देयर आइडियाज। 1707 में एक एक्ट पास हुआ यूनियन इंग्लैंड की तरफ से, जिसके तहत जो था स्कॉटलैंड वाला जो पार्ट था, वो स्कॉटिश पार्ट जो था वो पूरी तरह से अब इनके कब्जे में आ गया था। 1801 में थ्रू अनदर एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड टू वाज मेड अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1801 में दोबारा से एक कानून पास हुआ, एक्ट पास हुआ यूनियन आयरलैंड का, और जिसमें क्या था, यूनियन आयरलैंड वाला जो पार्ट था वो भी ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर लिया। देयर वॉज अ ग्रेट एफर्ट टू इम्पोज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश कल्चर ओवर स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जो ब्रिटिश कल्चर था उसको इम्पोज करने में बहुत ज़्यादा ग्रेट एफर्ट्स लगाए गए। तो इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो हुआ था। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप ग्रेट ब्रिटेन की भी पिक्चर देख सकते हो। अब बच्चों जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है। अब देखो नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हम पढ़ते हैं। बाय द क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंट्री बट बिकम अ नैरो क्रेड विद लिमिटेड एंड्स। अब देखो फर्स्ट क्वार्टर में 19 के फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, नेशनलिज्म जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। ये आइडियलिस्टिक लिबरलिस्ट डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट जो था वो फर्स्ट हाफ में, इस सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में तो धीरे धीरे आया, लेकिन वो एंड तक जो था वो थोड़ा सा लिमिट हो गया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 के बाद जो यूरोप में सबसे ज़्यादा टेंशन जो है नेशनलिज्म की वो आई थी, वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कान्स। और ये जो एरिया था ये था बाल्कान्स का एरिया, यानी बाल्कान्स एरिया कहा गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन आई थी 1871 के बाद। देखो क्या टेंशन आई थी। द बाल्कान वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफी एंड एथनिक वेरिएशन। जो बाल्कान एरिया था वो जोग्राफिकली भी अलग था और वो एथनिक ग्रुप में भी अलग था। जैसे कि इसका कुछ पार्ट जो था वो एशिया के बॉर्डर्स पे भी आ रहा था और कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में जा रहा था, और यहाँ पे कुछ पार्ट्स में जो था वो ऑटोमन एम्पायर था और कुछ जो कि मुस्लिम था और कुछ पार्ट में क्रिश्चियनिटी थी। तो ये जो था ये ग्रुप जो था बाल्कन एरिया जो था ये जोग्राफिकली और एथनिकली जो था ये अलग अलग था। जैसे कि रोमानिया, अब ये बाल्कन स्टेट कौन कौन से थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, ये सब जो थे ये बाल्कन स्टेट्स थे। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब ये जो स्टेट थे ये धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रोल से अलग होने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंस स्टेट जो है वो बनाने लगे। बाल्कन्स एरिया बिकम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे जैसे ये लोग अलग होने लगे ऐसे ऐसे इनके अंदर मतभेद कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होने लगे। बाल्कन स्टेट वाज जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच हेल्प होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। अब ये बाल्कन स्टेट जो थे ये क्या करते थे, ये एक दूसरे से चिढ़ते थे, जलते थे। ये जितने स्टेट थे वो एक दूसरे से जलते थे और ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे। अपने आप मतलब आसपास के जितने देश थे उनको वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इज नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्ट एंड नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो इनका आइडिया था सोसाइटी बनाने का, ये आइडिया जो था, अब ये जो बाल्कन स्टेट थे ये क्या, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, ये लोग चाहते थे कि एक दूसरे देश को अपने कब्जे में लें, ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है अपने कब्जे में लें और ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करें, अपने देश को डिस्क्राइब करें। तो इस स्थिति में क्या हुआ था, इस स्थिति में देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पोजिशन में क्या हुआ था, जो बाल्कन स्टेट थे उन्होंने दूसरे
दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर लिए, दूसरे देशों के साथ हेल्प मांगनी शुरू कर दी। और किसी देश ने किसी देश की हेल्प की, किसी देश ने जैसे कि ब्रिटेन ने किसी की हेल्प की, जर्मनी ने किसी की हेल्प की, और इटली ने, ये सब यूनिफिकेशन, इन देशों में यूनिफिकेशन हो चुका था, ये इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। तो इन देशों ने इन बाल्कन देशों की हेल्प करके दूसरे देशों के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, वार करनी शुरू कर दी, उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसी कॉन्फ्लिक्ट का, इसी लड़ाई झगड़े का रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है, जिसमें दो पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक थी सेंट्रल पावर और दूसरी थी एलाइड पावर। अब देखो सेंट्रल पावर में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये तो थे सेंट्रल पावर। और एलाइड पावर में था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। तो ये जो बाल्कन स्टेट था, इसकी प्रॉब्लम के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी बुक में देखिए और इसको थोड़ा सा एक रिव्यू कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेडरिक सॉरियो की पिक्चर से स्टार्ट किया था चैप्टर, उसके बाद हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, उसके बाद हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप हम चैप्टर पढ़े हैं, इसके तहत हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप में, नेपोलियन के कोड क्या क्या थे, उसके बाद रीसेंटमेंट अगेंस्ट फ्रांस एंड नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन और फ्रांस के अगेंस्ट क्या था। उसके बाद यूरोपियन सोसाइटी हमने पढ़ी, अपर क्लास और लोअर क्लास। फिर राइज ऑफ मिडिल क्लास हमने पढ़ा। फिर हमने लाइबरल नेशनलिज्म पढ़े, जिसमें हमने सोशल लाइबरल्स पढ़े, इकोनॉमिकल लाइबरल्स पढ़े और पॉलिटिकल लाइबरल्स पढ़े। उसके बाद हमने जोरबेरन पढ़ा। फिर हमने कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 पढ़ा, 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म आया वो पढ़ा। फिर इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। फिर रिवॉल्यूशनरीज पढ़ा, जिससे मैजनी पढ़ा। उसके बाद एज, रिवॉल्यूशन का एज जो 1830 से लेके 48 के बीच का था वो पढ़ा। फिर हमने रोमांटिज्म एंड सोशल नेशनलिज्म पढ़ा। फिर मेजर मूवमेंट्स इन जर्मनी में क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे वो पढ़ा था। फिर वो पीरियड जब हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट हुए थे वो पीरियड हमने पढ़ा। फिर लाइबरल्स रिवॉल्यूशन इन जर्मनी में, लाइबरल्स रिवॉल्यूशन जो थे वो पढ़े। फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ा। ये तीन आपकी बुक में हैं, इसलिए हमने इन तीनों का यूनिफिकेशन पढ़ा कि ये देश कैसे कैसे आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली इनको। इसके बाद हमने नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म के तहत हमने बाल्कन स्टेट्स का मैटर पढ़ा कि बाल्कन स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस किस देश ने इनका हेल्प किया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि लास्ट में क्या हुआ था बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इनके बाल्कन स्टेट के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स के तहत। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। तो बच्चों हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन बच्चों ज़रूर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। देखो बच्चों, अगर कोई डाउट्स हो तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, जो आपके स्कूल का ग्रुप बना हुआ है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक कीजिए। आपको डाउट्स कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको अगर चैनल अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी इसको सुने, देखें, पढ़े, समझे, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, एक नया चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इंडिया की स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक यू।